हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रीट 2022 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट को चुना है एज ए सेकंड लैंग्वेज। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश लेवल सेकंड जो आपने या फर्स्ट लेवल में जो इंग्लिश सब्जेक्ट को चुना है एज ए सेकंड लैंग्वेज, उसमें आप क्या पढ़े, कहां से पढ़े और कितना पढ़े जो आपके लिए सफिशिएंट होगा आपके 30 में से 30 नंबर बनाने के लिए। अब बहुत से स्टूडेंटों को लग रहा होगा कि सर आपके पहले 30 में से खुद के 29 नंबर थे और जो बाद में दोबारा रिजल्ट आने के बाद आपके 30 में से 28 ही नंबर रह गए थे, तो आप किस प्रकार से 30 में से 30 बता रहे हो। तो साथियों, इसके पीछे का भी मैं आपको रीजन बताऊंगा, जो मेरा स्पेशल जो स्ट्रेटेजी रही इस चीज को पढ़ने की। आप भी जानते हैं कि बहुत से स्टूडेंट मुझे भी इस बारे में पूछते हैं कि सर ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको कम से कम पढ़कर हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं अपना। तो साथियों, मेरे दिमाग में एक ही सब्जेक्ट या एक ही जो सिलेबस के अंदर बात करें तो एक ही ऐसा सब्जेक्ट आता है जिसको कम से कम समय देकर भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब जबकि रीट पात्रता है तो इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, जहां पर आप थोड़ी सा एफर्ट डाल के भी आप उनसे बेहतर कर सकते हैं जिनको आप डीपली और काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो चलिए साथियों, बात करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि पूरे रीट लेवल सेकंड के अंदर या फर्स्ट के अंदर जो इंग्लिश का सेकंड लैंग्वेज का सिलेबस है उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। प्रत्येक टॉपिक को कहां से पढ़े और किस प्रकार से हम पढ़े और क्या स्पेशल आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूं इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश के लिए, जो आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। इसके साथ साथ मैंने आपके साथ जो मैंने बताया था किस प्रकार से रीट पे मैंने 137 मार्क्स प्राप्त किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कहां से मैंने इंग्लिश पढ़ी थी। अगर आप भी उन टीचर से या उन किताबों से आप पढ़ना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देखना, जिसमें मैंने आपको कई टीचर्स के नाम लिए थे। जैसे मैंने कहा था एक रवि आचार्य सर जो एग्जामपुर में पढ़ाते थे, उनसे मेरी बात हुई उस वीडियो के बाद में, उन्होंने मुझे कॉल भी किया था तो उन्होंने बताया कि सर अब मैं वहां पर नहीं पढ़ाता हूं, अब एडू पार्क नाम से एक उनका चैनल है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और अन्य जितने भी देखिए साथियों, मेरा हमेशा से मानना है कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमेशा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। चलिए आज हम बात करेंगे इंग्लिश के सबसे पहले सिलेबस के बारे में। तो साथियों, आप सभी जानते हैं इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको मोस्टली वैसे 6 यूनिट है, लेकिन इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसमें एक सबसे बड़ा पोर्शन है इसमें ग्रामर का, उसके अलावा एक पार्ट है अपने लिटरेचर का, एक है फोनेटिक्स का और एक है टीचिंग मेथड का। ये 4 पार्ट है। अगर बात करें सबसे पहले ग्रामर के मेथड की, तो जो ग्रामर का मेथड है उसके अंदर जो अपना लिंकिंग डिवाइस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक है या इनफ्लुएंस को इसी में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडल्स वाला है, जो मॉडल्स टॉपिक है अपना, ये मॉडल्स वाला टॉपिक भी इसी में हम इंक्लूड करके चलेंगे। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज है। ये सारे के टॉपिक है जो अपने ग्रामर से संबंधित है, जो लगभग 5 नंबर के आपके आते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा बात करें सबसे बड़ा जो पार्ट है वो पार्ट अपना है और सबसे कम समय में जिसको कवर कर सकते हैं। ये इंग्लिश का सिलेबस इतना छोटा है जिसको एक दिन में आप 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ये मैंने खुद पर्सनली ट्राई किया साथियों, जिसके कारण रीट में इंग्लिश के अंदर मेरा काफी अच्छा स्कोर रहा। और आपको भी बताऊंगा किस प्रकार से आपको इनको पढ़ना है। पहले सिलेबस का एनालाइज कर लेते हैं। तो ग्रामर के बाद सेकंड बात करें तो वो पार्ट है सबसे बड़ा पार्ट लिटरेचर का। साथियों, लिटरेचर का पार्ट इतना इजी है कि आपको अगर सिंपली मैं यहां भी बताना चाहूं तो 4-5 नंबर में यहां भी आपको सिर्फ 2-3 मिनट में बता सकता हूं। जैसे सिंपल से अगर बात करें एलिट्रेशन की पहचान क्या है, तो सेम साउंड जब रिपीट होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है ना। जैसे बहुत बार ऐसे प्रश्न आते हैं, जैसे आपने नॉर्मली सुना भी होगा कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, इस प्रकार से जो चे 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 की जो ध्वनि रिपीट हो रही है वही एलिट्रेशन है। सिमिली क्या है, सिमिली एक ऐसा कंपैरिजन है जो बाहर से साफ साफ दिखाई देता है कि वो तो उसके जैसा है। लाइक है जैसे शब्द आते हैं और उसका सीधा कंपैरिजन कराते हैं तो बाहर से साफ दिखाई देता है। एक्सप्लिट या फिर हम इसको डायरेक्ट कंपैरिजन भी कहते हैं। इसके अलावा बात करें सिमिली के अलावा मेटाफर में हम किसी का कंपैरिजन नहीं कहते, उसी को फॉर्म में दे देते हैं कि वो तो शेर है, एक तो वो शेर के जैसा है, एक वही शेर है। मैं डिटेल से इनकी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा और जो सफिशिएंट होगी आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि साथियों, इंग्लिश से संबंधित मैंने काफी रिसर्च की, कई किताबें पढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक ही जगह पर सारा मैटर नहीं मिल पाया। इसलिए मैंने कई सारे टीचरों की वीडियो देखी, बहुत सारे मैटरों की बुक्स के द्वारा अध्ययन करके मैंने सारे मैटर को एक जगह जुटाने की कोशिश की। अब उसी मैटर को एक वीडियो की फॉर्मेट में आपके लिए लेकर आ रहा हूं, क्योंकि वो नोट्स बहुत शॉर्ट में है। मैं कोशिश करूंगा वीडियोस के माध्यम से 5 या 10 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें एक यूनिट आपको कंप्लीट कराकर 5-7 वीडियोस के माध्यम से इंग्लिश का पूरा मैटर कराने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए चैनल पे नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आने वाले समय में काफी अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि व्यक्ति को हम किसी भी निर्जीव चीज को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को या किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को हम ह्यूमन के एज ए उसकी क्वालिटी से प्रेफर करते हैं। जैसे अगर हमने बात कर ली कि किसी भी वस्तु का नाम देकर हमने कह दिया कि इसकी तो चाल है, मतलब हवा हमें देख रही है, या फिर दरवाजे ने या दीवारों के भी कान होते हैं। अब ये क्वालिटी है ह्यूमन की, लेकिन इसको किसी निर्जीव या फिर कैसे जो भाववाचक संज्ञा होती है उनको अगर ह्यूमन की क्वालिटी से कंपेयर कर देते हैं तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, जो हम डिटेल से अलग से बात करेंगे। एसोनेंस की बात करें और राइम की, एसोनेंस में क्या होता है, जिस प्रकार से कॉन्सोनेंट के अंदर या इलिट्रेशन के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेशन होते हैं, वैसे ही एसोनेंस के अंदर वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है। सेम अगर शुरुआत, ये कहीं भी एसोनेंस की खास बात है, बिगिनिंग के अंदर, मिड के अंदर और एंड के अंदर कहीं भी रिपीटेशन हो सकता है, लेकिन एलिट्रेशन हमेशा और हमेशा प्रारंभ में ही आपको इसका रिपीटेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा राइम्स की,
जैसे लास्ट एग्जाम में प्रश्न आ गया था ब्लैक वर्स क्या है। अब साथियों आपने राइमिंग के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि जिस प्रकार से सोनेट वगैरह में आप देखते हो लास्ट प्रकार में, जैसे आपने पेटार्किन सोनेट वगैरह पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा होगा ए बी, ठीक है, ए बी बी ए बी बी ए, ठीक है ना, और सी डी सी या सी डी ई, इस टाइप से कुछ इसकी राइम स्कीम होती है। सोनेट में जो 14 पंक्तियां होती है उसके राइम स्कीम के बारे में हम बात करते हैं। उसकी भी मैंने ट्रिक बना रखी है कि सोनेट को किस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब देखिए ट्रिक बनती है अब्बा अब्बा कदे कदे, अब्बा अब्बा कदे कदे। इस प्रकार से आप फनी वे में इनको याद भी रख सकते हैं कि किस प्रकार से आप इनकी राइम स्कीम को, और ये जो ए बी आपने देख रहे हैं शब्दों का जो रिपीटेशन हो रहा है लास्ट में कुछ वर्डों का, और वर्डों में कुछ स्पेशल जो सिंबल्स होते हैं वो रिपीट होते हैं, उसे हम राइम कहते हैं। राइम 3 प्रकार की हो सकती है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। अब देखिए जैसे किसी में ए बी बी ए, अब ये रिपीट हो रहा है, देखो 2 बार ए आ रहा है 2 बार बी भी आ रहा है, तो ये एक प्रकार की राइम है जिसे हम वर्स कहते हैं। अगर चारों में ए आ जाए, अगर 4 एक स्टेंजा है जिसमें सभी में ए आ रहा है तो इसे हम फ्री वर्स कहते हैं। और अगर किसी भी स्टेंजा के अंदर ए बी सी डी इस प्रकार से आए, किसी भी शब्द का दोबारा मैच ना मिले, इसे हम ब्लैक वर्स कहते हैं। तो ब्लैक वर्स का मतलब एक ऐसी राइम है जिसके अंदर कहीं पर भी कोई भी मैचिंग नहीं होती। एक सेंटेंस का जो आखिरी वर्ड है वो किसी भी आखिरी वर्ड से और मैच नहीं खाता, तो उसे हम ब्लैक वर्स कहते हैं, जिसमें कोई राइमिंग देखने को नहीं मिलती। तो इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे कि राइमिंग क्या है, इसके कितने प्रकार है। लास्ट टाइम जैसे ब्लैक वर्स वाला प्रश्न आया था। अब बहुत से लोगों ने, कई टीचरों ने, बड़े बड़े मैंने भी देखे कोचिंग संस्थाओं के टीचरों ने इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन इसमें आपको ऐसा मैटर मिलेगा जो आपके लिए सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट बात करता हूं, अगला जो हम बात करेंगे, देखिए इसके अलावा अगर ये फिगर ऑफ स्पीच जितनी भी है काफी सिंपल है, बहुत ही कम समय में इनको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। और इनका मैटर में आपको ये जो सेकंड और थर्ड यूनिट है इसका मैटर में आपको इतना अच्छा प्रोवाइड करवाऊंगा कि 10 में से एक भी पर्सन यहां से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। ये मेरे पर विश्वास करके आप, ये सफिशिएंट मैटर होगा, तो काफी डिटेल में मैटर करवाने वाला हूं। नेक्स्ट अगर बात करें मॉडल वगैरह जो इसको हम ग्रामर में पढ़ सकते हैं, इसके लिए भी देखो बात करें अगर लिंकिंग डिवाइस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये मैटर मुझे काफी अच्छा लगा सीख वाल में। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक है उसमें आपको मात्र 15 से 20 रूल ऐसे हैं जो आपको एक बार याद करके उन पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि साथियों इंग्लिश में अच्छे नंबर बनाने के लिए आपका कंप्रीहेंशन पावर काफी अच्छा होना चाहिए। आपकी समझ जितनी अच्छी विकसित होगी इंग्लिश के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया जाता है अनसीन पैराग्राफ, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है जो पैराग्राफ आता है उसी में से आपको सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का लिंकिंग डिवाइस में आपसे ये तो या किसी भी लाइन में पूछ सकते हैं इसमें कितने लिंकिंग डिवाइस का यूज किया गया है, या जितने भी येट बट आल्दो बिकॉज ये जितने भी होते हैं इनको एज ए किस रूप में यूज ले रहे हैं, कौन सा रीजन बताने के काम आता है, ठीक है ना, या कौन सा टाइम बताने के, तो उस टाइप से आपसे इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में प्रश्न आके आ सकते हैं। इनफ्रेंस का टॉपिक यदि बात करें साथियों, इनफ्रेंस के जो टॉपिक है उसमें जैसे रीट 2018 में फेलेसी से प्रश्न आ गया था, या इस बार अगर बात करें तो डायरेक्ट जो आपको पैराग्राफ दिया जाता है उस पैराग्राफ से आपने क्या उसका एक टाइटल किस प्रकार से रखेंगे, या इसमें कुछ फैलेसिस के भी टाइप होते हैं जिस प्रकार आपने चिंतन में पढ़ा होगा, आज्ञात्मक और निम्नात्मक, उदाहरण से नियम और नियम से उदाहरण। और फेलेसिस के भी कई प्रकार हैं जो इतने सिंपल है आप एक बार सुनने के बाद आसानी से उसको कर सकते हो। फेलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन, फेलेसी ऑफ डिकम्पोजिशन, फेलेसी ऑफ कंपोजिशन, ठीक है ना, ये बहुत सारे प्रकार, फेलेसी ऑफ पिटी है, फेलेसी ऑफ इग्नोरेंस है, काफी सिंपल है। इनके नाम सुनने में अटपटे लगेंगे, लेकिन एक बार इनको पढ़ने के बाद इनके अंदर में क्या किस प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं वो एक एक बार पढ़ने पड़ेंगे। एक बार आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपका कभी से संबंधित प्रश्न गलत नहीं हो पाएगा। ये आपको सुनने में लगेगा कि इतनी हार्ड चीजें हैं, लेकिन इंग्लिश के प्रति हमने एक सोच बना ली कि इंग्लिश सब्जेक्ट हार्ड है, लेकिन सबसे इजी सब्जेक्ट, कम से कम समय में सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर मेरी नजर में है तो वो इंग्लिश सब्जेक्ट है, सेकेंड लैंग्वेज में खास करके। आगे बात करूं, ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीख फाइल में आपको 15 से 20 रूल दे रखे हैं, उनको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। एक ही रूल को 2-3 बार अलग अलग तरीके से दे रखा है, तो हो सकता है आपको लगे कि उसमें तो लगभग 30 से 40 रूल दे रखे हैं, लेकिन काफी सिंपल है। लिंकिंग डिवाइस में आपको बहुत सारे डिवाइस जितने भी है, जो भी कनेक्टर्स का आप यूज कर रहे हैं, उनका आपको हिंदी में मतलब पता होना चाहिए कि बिकॉज का मतलब क्या है, और कौन से जो ज्वाइंट के रूप में हमेशा पेयर के रूप में आते हैं, ठीक है ना, आल्दो के साथ कौन सा आता है, ठीक है ना, इस प्रकार से दो के साथ कौन सा यूज करते हैं वो हमें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। जैसे टू के साथ हमेशा टू आता है, तो इस प्रकार से आपको ये कुछ कनेक्टर्स होते हैं जो ग्रुप में या फिर पेयर में यूज लिए जाते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें, ये पार्ट काफी इजी है और ये पार्ट भी बहुत ज्यादा इजी है। जैसे एग्जांपल की बात करें कि इसमें इडियम्स और फ्रेज वाला एक ऐसा टॉपिक है जो लास्ट टाइम मैंने कहा था मेरे 30 में से 30 नंबर ना आने का एक कारण ये था कि मैंने, देखिए हमेशा मेरा एक रूल है साथियों, किसी भी सब्जेक्ट में आप 100% परफेक्ट नहीं हो सकते। आपको कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जहां पर आपको कई बार ऐसे लगने लगता है कि ये टॉपिक मैं कितनी भी डिटेल में पढ़ लूं, लेकिन लास्ट में बात मेरी किस्मत पे आएगी कि अगर पढ़ा हुआ आ गया तो कर दूंगा, अदरवाइज नहीं आया तो वो किसी से भी नहीं होगा। ठीक है, यही मेरे दिमाग में आया कि इडियम्स और फ्रेजेस वाले टॉपिक को मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया।
मुझे पता था अगर आएगा तो उस ऐसा आएगा जो नॉर्मल मेरे कॉन्फिगरेशन के अंदर होगा और मैं आज इजीली कर लूंगा, लेकिन नहीं आएगा तो वो ऐसा आएगा जो पढ़ने वाले जो है जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो उनका भी गलत होगा। ठीक वही बात हुई इडियम्स और फ्रेज के अंदर, फ्रेज वाला मेरा 1% गलत हुआ और साथ में एक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाला मेरा गलत हुआ। ये 2 ही पर्सन ऐसे थे जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाला पहले सही था और उसका गलत होने का मेरा कारण यही था कि साथ ही उसमें 2 ऑप्शन सही थे जिनको मैंने ऑप्शनों के आधार पर 2 ऑप्शनों की एक जैसी ट्रांसक्रिप्शन बनी थी, इसलिए तीसरा ऑप्शन चुना। लेकिन एग्जाम में अब ये पेपर बनाने वाले की गलती मान लीजिए, मेरी गलती मान लीजिए कि किस प्रकार से उन्होंने इस पर्सन को सेट किया। बाकी 28 नंबर जो बने उनके पीछे ना तो मेरा टीचिंग मेथड में भी पर्सन गलत हुआ, ना इन टॉपिकों से मेरा कोई भी पर्सन गलत हुआ। आगे बात करूं साथियों, और देखिए जैसे इनकी डिटेल की बात करें कि इनमें कितना पढ़ना चाहिए। जैसे एलर्जी से सिंपल बनते हैं जो शौक गीत है अपना, उसके बारे में बिल्कुल इसके विशेष एलर्जी से संबंधित और जितने भी नाम है वो सारे आपको पता होने चाहिए। सोनेट के प्रकार, उसमें किस प्रकार से आयनिक, पेंटामीटर में आयनिक का मतलब क्या होता है, पेंटामीटर का मतलब क्या होता है, पेटार्किन सोनेट है, मिल्टोनिक सोनेट है, शेक्सपियर की सोनेट है, स्पेनशिरिन है, ठीक है ना, हॉपकिंस की जो टर्टल सोनेट है। ये सिंपल कुछ नाम्स है जिनके बारे में आपको बेसिक जानकारी काफी है आपके लिए, और आपको जो मैटर दिया जाएगा वो सफिशिएंट होगा। शॉर्ट स्टोरी क्या है, एक प्रकार से तो इपिक का एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें हम क्या करते हैं मोस्टली जैसे छोटी छोटी पंचतंत्र की कहानियां वगैरह, ये इसमें फेबल वगैरह की बात करते हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी जो पंचतंत्र की कहानियां वगैरह है वो छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरी क्या होता है, थोड़े से कैरेक्टर होते हैं, छोटा प्लॉट होता है, एक ही थीम पर चलती है और थोड़ा सा ही मैटर, एक ही कहानी थोड़ी सी देर में खत्म हो जाती है, जिसको एक सेटिंग में हम पढ़ सकते हैं और ये डिटेल से हमको बताया जाएगा आपको। ड्रामा काफी अच्छा इसका मैटर, आपने जैसे ड्रामे की बात करें तो ड्रामा में मोस्टली हम बात करते हैं इसमें रोमांटिक और ट्रेजिक ड्रामा, ठीक है ना। इसमें कौन सी चीज पेरीपेटा है, क्या है, ठीक है, ट्रेजिक फ्लो किसे कहते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो प्रोटोगोनिस्ट कौन है, एंटागोनिस्ट कौन है, ये बेसिक कुछ टर्म्स है। ड्रामा में आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है। इंग्लिश में आपको जिसको लगता है मेरी कंप्रीहेंशन पावर कम है तो आपको यही कहूंगा, इसमें ये कुछ टॉपिक्स आपकी बार आपके लिए सिर्फ पात्रता एग्जाम है। आपको जो टॉपिक लगे कि ये तो बिल्कुल रटने वाली चीज, जैसे इडियम और फ्रेज में फिर से आपको कहूंगा, आप इनको अगर आप इनको इग्नोर भी करके चलते हैं, आज 28 नंबर की तैयारी भी आप करते हैं, तो साथियों पूरा विश्वास है कि आप हमेशा एक बात याद रखना, आप किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी सिलेबस में आपने 5% सिलेबस को ऐसे इग्नोर कर दिया कि वो कहीं से आए, मुझे नहीं आने वाला, तो लेकिन जो बच गया 95% उसकी तैयारी आपको 100% करनी होगी। उसमें से हर टॉपिक, हर एक पॉइंट आपको इतनी बेहतर तरीके से आना चाहिए कि वो 99 जो 95% बचा है वो हमेशा आपके 95% आपको लेकर भी आए उस सब्जेक्ट में आप, तो तब आप चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे अगर बात करें साथियों, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ये वाला पॉइंट, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड देयर फोनेटिक सिंबल्स। हालांकि इस बार 2021 और 22 दोनों में ही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक हटा दिया था, इसके बावजूद भी लास्ट टाइम भी 4 से 5% ऐसे दिए गए जो पूरे ट्रांसक्रिप्शन पर आधारित थे। ऐसे पर्सनों को देने के बावजूद भी कोशिश की मैंने तो अपने लेवल पर कि अगर आपको फोनेटिक के सिंबल्स आते हैं तो आप ट्रांसक्रिप्शन आपके लिए ज्यादा हार्ड नहीं होता। लेकिन देखिए वही है, इंग्लिश में आप दुनिया भर की इतनी बड़ी वोकेबुलरी है, उसमें से इतने सारे, अब हर शब्द को हम भी बहुत बार गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे कॉलेज को कॉलेज बोलते हैं, नॉलेज को नॉलेज बोलते हैं, ऐसे ही अब जैसे टूम है, बूम है, ऐसे मतलब बहुत सारे वर्ड है, आप जितनी ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करोगे। लेकिन इसमें ऐसे पर्सन आते हैं, अब सिंबल्स आपको जितने भी सिंबल्स है वो आपको सारे याद होने चाहिए। जो 44 अगर बात करें तो जितने भी है आपको मोनोथोप्स है, डिप्थोम्स है, उसके अलावा प्लोजिव कौन सी है, एफ्रिकेटिव्स कौन से है, नेजल कौन से है, ठीक है ना, और इसके अलावा इसमें फ्रिकेटिव कौन सी है, आप इनकी संख्या और इसके साथ अंदर कौन सी आते हैं। एग्जाम में इनका अच्छा, लास्ट टाइम इंग्लिश का लेवल काफी अच्छा था। इंग्लिश का पेपर भले ही पूरे रीड में ओवरऑल बात करें तो इंग्लिश का पेपर काफी अच्छे लेवल का मानता हूं मैं, जिसने 25 से अच्छा स्कोर किया है उसने रियल में इंग्लिश में अच्छी तैयारी की है। आपने भी पेपर दिया होगा और आपका कैसा उसके प्रति एक सोच थी, आप कमेंट में जरूर बताना। लास्ट अगर बात करें इंग्लिश वाली इसकी, इस मैटर की अगर बात करें साथियों, टीचिंग मेथड में आपको सिंपल सा, बहुत ही थोड़ा सा मैटर है, बहुत ही कम मैटर है इसके अंदर, जिसमें आपको सिंपल क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जहां पर आप प्लीज प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, ग्रेडेशन, मोटिवेशन, ये सिंपल से थोड़े से प्रिंसिपल है जो आप अन्य शिक्षण वीडियो में भी पढ़ते हैं, उन्हीं को बस इंग्लिश की फॉर्म में आपको बताना है। लास्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे डेफिनेटली 2 से 3% आते हैं, वो है आपका CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज जो टीचिंग है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें एक ही चीज है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में कम्युनिकेट करवाइए, उसको फ्रीडम दीजिए, उसकी गलती होती है तो उसको इग्नोर कीजिए, इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। इसमें कुछ व्यक्तियों के नाम आते हैं, डेल हाइंस वगैरह, वो सारे आपको CLT की भी कोशिश करूंगा। 15 से 20 पॉइंट ऐसे हम वन लाइनर, उनको आप एक बार देख लेंगे तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है
जो लास्ट का जो बचता है, ये जो पार्ट है, ये आपके कंप्रीहेंशन पे डिपेंड करता है कि बिल्कुल सिंपल से ऑप्शन आते हैं इसमें कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश को इंडिया में पढ़ाने के समय। ठीक है ना, जैसे ओवर क्राउडेड जो क्लासेस हैं, इसके अलावा लैक ऑफ टीचर्स है, यानी टीचर भी इतने सफिशिएंट, यानी अपने जो सब्जेक्ट में इतने ज्यादा वेटरन नहीं है, इतने प्रोडक्ट्स नहीं है, जिसके कारण बच्चों में हमेशा हमने कोशिश की है चीजों को हिंदी से इंग्लिश बनाने की, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने की। तो बच्चों को कभी दिमाग में सोचने पर हमने मजबूरी नहीं किया कि आप इंग्लिश से भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाइए, ज्यादा से ज्यादा ऑडियो विजुअल एड्स का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सीएलटी चलती है, और सीएलटी में किस प्रकार से हम अपने भारत के अंदर इस प्रकार को सही रूप से लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें जो कारण रह रहे हैं वो कारणों को इसमें बिल्कुल सिंपल वे में बता रखा है। और जो नया टॉपिक लास्ट टाइम ही जोड़ा गया था वो था मल्टीलिंगुअलिज्म। इसमें सिंपल सा प्रश्न आया था कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो बहुभाषी था वो क्या है। तो ये भी एक टूल है जिसको सही तरीके से यूज लेकर हम बच्चे की जो लर्निंग को काफी ज्यादा अच्छा इंक्रीज कर सकते हैं। लास्ट एक छोटा सा मैटर इसमें बचेगा अपने मेथड ऑफ एवोल्यूशन या रेमेडियल टीचिंग। इसमें आपने जिस प्रकार से मूल्यांकन का टॉपिक आपने अन्य विषय में पढ़ा है, उसी को जिस प्रकार से आपने ऐसे एफए ये जो सारे हैं, ये इसमें कितने टर्म में कौन कौन से होते हैं, कितना उनका परसेंटेज है, ये सभी सिंपल चीजें आपको इसमें पढ़नी है। ठीक है, और इसके अलावा रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल जिसमें बच्चे की कोई कमी रह रही है तो उसके लिए एक्स्ट्रा जो क्लास लगाई जाती है। ठीक है, और उसी में फिर उसकी बच्चे का लास्ट में टेस्ट लगा के पता लगा लेते हैं कि किस प्रकार से बच्चे ने इसका जो आउटकम है, जो भी जो आउटकम्स मिलते हैं बच्चे के, कि इसमें यहाँ कमी रह रही है तो उस पर काम करके बच्चे की कमियों को दूर किया जाता है। ये सारा मैटर साथियों मात्र एक दिन के अंदर आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। बुक्स की अगर बात करें तो ये जो ऊपर का मैटर है आपको लिंकिंग डिवाइस सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, ये आपको सीख वाल बुक में अच्छा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर स्पेशल आपको, जैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर रेन मार्टिन की बुक भी अपलोड की थी, जो काफी ज्यादा ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, लेकिन वो काफी अच्छा उसका लेवल है, इतना लेवल आप ना भी पढ़ोगे तो भी आपके लिए आप छोटी मोटी बुक पढ़ के भी काम चला सकते हैं, क्योंकि पात्रता का एग्जाम इस चीज को इतना ज्यादा भी डीपली जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपकी सेकंड ग्रेड में आप इंग्लिश सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आप अच्छे डिटेल में पढ़ सकते हैं, अन्यथा सिर्फ पात्रता क्लियर करनी है तो आप इसमें एक अच्छा कुछ टॉपिकों को इग्नोर करके भी चल सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीख वाल में 15 से 20 जो पॉइंट दे रखे हैं, उन रूल्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इनफरेंस के अंदर फैलेसीज और इनफरेंस का डिटेल मैं आपको बता दूंगा। ये दोनों जो है इनमें मैं आपको ऐसा मैटर प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और कोशिश करूंगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित भी जो मेरे पास मेथड जो मैटर पड़ा है वो कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊं। ट्रांसक्रिप्शन का साथियों ये है कि कोई भरोसा नहीं कर सकते, एग्जामिनर चाहे तो दे और ना चाहे तो ना भी दे। लेकिन लास्ट टाइम आए थे, टॉपिक को हटाने के बावजूद भी उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस चीज दे दी, जिसके कारण हो सकता है कई लोगों को प्रॉब्लम आई होगी। और टीचिंग मेथड से संबंधित वहां ने आपको कई पहली भी बुक बताई थी, ठीक है ना, जैसे एस मंगलम की बुक आती है, या इसके अलावा जैसे मेरे पास भी बुक इसकी बुक पड़ी है जिससे संबंधित मेरे पास जो मैटर है मैं कोशिश करूंगा आपको पीडीएफ की फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूं। तो आई होप आपको इंग्लिश से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। और आने वाले समय में इसका ऐसा मैटर आपको प्रोवाइड करूंगा जिसके बाद आपको इंग्लिश में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा भी आप बहुत सारे टीचर्स हैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।